स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज कैसे हल किए जाते हैं, उनको हल करने का सरल तरीका क्या है, इसे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं। तो वह गद्यांश जिनका कि अध्ययन हिंदी की पाठ्यपुस्तक में नहीं किया गया है। हिंदी की पाठ्यपुस्तक अर्थात उस वर्ष की पाठ्यपुस्तक कि जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। मान लीजिए आप कक्षा 11वीं में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपकी कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में से वह गद्यांश नहीं होगा, तब वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अर्थात वह गद्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्यपुस्तक में नहीं किया गया है, अपठित गद्यांश कहलाता है। और परीक्षा में इन गद्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात किसी गद्यांश को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या भाव ग्रहण किया, यह देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु होते हैं, जो कि अगर आप इनका पालन करें तो बहुत आसानी से गद्यांश को हल कर सकते हैं। और कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में यह अपठित गद्यांश 10 नंबर का आता है, तो आसानी से उन 10 अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश को हल करने संबंधी आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला, विद्यार्थी को गद्यांश ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। बहुत ध्यान से गद्यांश को पढ़ें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी उसे पढ़ें, जिससे कि उसका अर्थ समझ में आ जाए। उसके बाद गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करें। जब आपने एक बार गद्यांश पढ़ लिया तो उसके प्रश्नों को देखें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। फिर इन प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में खोजें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप उनके उत्तरों को गद्यांश में खोजिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होना चाहिए, अर्थात उसमें आपको मन से नहीं लिखना है। गद्यांश में जो बात दी गई है वही बात उत्तरों में आनी चाहिए। और अगला बिंदु है, उत्तरों की भाषा सहज, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात ऐसी भाषा लिखें कि सामने वाले को सरल तरीके से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक गद्यांश है। इस तरीके से प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश आपके सामने है। संवाद में दोनों पक्ष बोलें यह आवश्यक नहीं। प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवादहीनता से भिन्न है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और उसकी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारण भी बनता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं। पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है, एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाएं। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करें, तभी उनका लाभ है। तभी समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर क्या है। सच तो यह है कि सुनना भी एक कौशल है, जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होते हैं, और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। वह सोचता है, व्यर्थी इसके सामने मुंह खोला। रहीम ने ठीक ही कहा था, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बाँट न ले है कोई। ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा था, क्या आपने सीता को देखा? और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए।
स्टूडेंट्स, अगर इस गद्यांश को हम कम से कम 2 बार पढ़ें तो हमें उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यह जो पूरा गद्यांश है यह संवाद कौशल के ऊपर है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं कि कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ज़्यादातर ये प्रश्न गद्यांश के संबंध में आता है। तो अगर हम इस गद्यांश के संदर्भ में देखें तो इसका उत्तर है, इसका शीर्षक है इस गद्यांश का संवाद एक कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है। संवादहीनता से क्या तात्पर्य है? यह स्थिति मौन भागीदारी से कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर भी हमें गद्यांश में ही मिल जाएगा कि संवादहीनता से तात्पर्य है बातचीत ना होना, और यह स्थिति मौन भागीदारी से बिल्कुल अलग है। मौन भागीदारी में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, लेकिन संवादहीनता में कोई भी पक्ष अपनी बात नहीं कहता, ना कोई बोलने वाला होता है ना कोई सुनने वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। हमें कभी कभी गद्यांश में भाव बताने के लिए भी आते हैं कि उस गद्यांश से हमने क्या समझा, तो उसका भाव फिर हम अपने शब्दों में ऐसे प्रश्न का उत्तर हम अपने शब्दों में देते हैं। इसका भाव यह है कि बातचीत के समय हम दूसरे की बात नहीं सुनते, हम अपने सुझाव उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरा पक्ष अपनी बात को समझा नहीं पाता और हम संवाद की मूल भावना को खत्म कर देते हैं। अगला और प्रश्न क्या हो सकता है, देखिए। दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकर होता है और क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष तब अधिक लाभकर होता है जब वह अच्छा श्रोता बने। दुखी व्यक्ति अपने मन की बात कहकर अपने दुख को कम करना चाहता है, वह दूसरे की नहीं सुनना चाहता है। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो इस पूरे गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसकी विशेषताएं समझ में आएंगी कि सुनना या श्रवण कौशल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक दूसरे की बात पूरे मनोयोग से सुननी चाहिए, श्रोता उन्हें सुनकर मनन करें, सही ढंग से सुनने से ही समस्या सुलझ सकती है। अगला प्रश्न है, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुंच पाते? तो स्टूडेंट्स, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम अपने समाधान देने के लिए उतावले होते हैं। इससे हम दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। अगला प्रश्न है, रहीम के कथन का आशय समझाइए। तो स्टूडेंट्स, रहीम का कहना है कि लोग बात सुन लेते हैं पर उन्हें बांटता कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आम व्यक्ति अपनी ही बात कहना चाहता है, दूसरे की बात को समझकर और उसके दर्द को बांटना नहीं चाहता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने एक गद्यांश को हल करना सीखा। अगर हम इसी तरीके से गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके उत्तर कुछ प्रश्नों को समझेंगे तो हम उनके आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और कई बार गद्यांश में से बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, व्याकरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उनका भी हम अभ्यास अगले गद्यांश, एक और गद्यांश का उदाहरण लेकर करेंगे।